हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, किसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन? तो हर एक ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउट्स लॉ को ओबे करे, राउट्स लॉ को फॉलो करे, वो हर एक सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? solution which obey Raoult's law for entire range of concentration। ये बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, राउल्ट्स लॉ को ऑबे करे, लेकिन कब? तो कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी वैल्यू के लिए, एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन विच ऑबे राउल्ट्स लॉ फॉर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल डेफिनेशन है, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ऑबे करे, कब? कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी वैल्यू, तो राउल्ट्स लॉ, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, याद करो। x1 इज इक्वल टू क्या था? 1 और x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रेशर P1 और ये P2। तो यहाँ पे हमने P01, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे x1 डिक्रीज होता जाएगा, x1 यहाँ पे 0 हो गया, तो ये ग्राफ है कि नहीं? तो याद करो यहाँ पे क्या लिखा था? P1 इज इक्वल टू x1 P01, ठीक है। फिर इस साइड पे था, याद करो, यहाँ पे क्या लिखा था? P20। तो इसके लिए क्या था फॉर्मूला? P2 इज इक्वल टू P20 x2। और ये दोनों को मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनेगा, तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ पे था? यहाँ पे। डेट इज P1 इज इक्वल टू P10 x1 प्लस P20 x2। तो ये जो भी ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। इसका मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन में, फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? एक तो P1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? P1 इज इक्वल टू P01 x1 होगा। P2 इज इक्वल टू क्या होगा? P20 x2 होगा। और फिर P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस P2 x2 होगा। तो ये फॉर्मूला अगर मिले तब ये राउल्ट्स लॉ है, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एग्जाम्पल क्या है? इतना तो बोल दिया कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन। तो उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है? दो प्योर कंपोनेंट को जब आप मिक्स करके सॉल्यूशन बनाओ, तो उस मिक्सिंग की एंथैल्पी इज 0। इसका मतलब डेल्टा H मिक्सिंग बिकम्स ऑलमोस्ट 0। ऐसा कब होगा? सोचो, ऐसा कब होगा? जब मिक्स करेंगे तब ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए। मतलब कि रिएक्शन ना तो एंडोथर्मिक होगा ना तो एक्सोथर्मिक। तो जब मिक्सिंग करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, हीट रिलीज भी नहीं होगी, तो चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी? 0 होगी। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है? 0। एंड नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0। इसका मतलब होता है डेल्टा V मिक्सिंग 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 50 ml
सॉल्वेंट ले लो, उसमें 25 ml सॉल्यूट ऐड कर दो और दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाओ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एग्जैक्टली 75, मतलब कि ये दोनों के वॉल्यूम के जितना ही होना चाहिए, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं और थोड़ा भी कम नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा ही होगा ना 50 और 75 मिलके, लेकिन ऐसा सब सॉल्यूशन में नहीं होता। जब हम पढ़ेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो याद रखो कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बिकम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए, जितना होगा उतना ही होना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सपोज वी हैव टू कंपोनेंट दैट इज ए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए है। सेकेंड कंपोनेंट बी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बी होगा। तो सोचो यहाँ पे कौन किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, ए और ए के बीच में, है कि नहीं, क्योंकि प्योर फॉर्म में है। यहाँ पे किसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, बी और बी के बीच में। अब दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे ए बी होगा, फिर ए होगा, बी होगा, बी पी होगा। ठीक है, तो अब ए है हमारे पास, ए है, बी है, बी है। तो ये जो सॉल्यूशन बना उसमें कितने टाइप के अट्रैक्शन फोर्स होंगे। सोचो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का अट्रैक्शन फोर्स था, अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए होगा कि नहीं। यहाँ पे किसका अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए एंड ए तो होगा, बी एंड बी तो होगा, लेकिन एक और अट्रैक्शन फोर्स होगा और वो है ए टू बी, ए एंड बी के बीच में। अब देखो, अब आइडियल सॉल्यूशन बनने की कंडीशन क्या है, कब जाके आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे कब जाके आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ से समझ में आएगा, ये थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे एक नया अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखो ए और ए के बीच में जितना अट्रैक्शन हो रहा है उतना ही अट्रैक्शन ऑलमोस्ट बी और बी के बीच में होना चाहिए, और उतना ही अट्रैक्शन ए एंड बी के बीच में होना चाहिए, तब जाके सॉल्यूशन क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। समझो, थोड़ा समझो, क्यों हीट रिलीज भी नहीं हो रही है और क्यों हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है। तो सोचो, अगर सेम स्ट्रेंथ के बॉन्ड होते हैं, चलो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जब कोई नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब यहाँ पे सब बॉन्ड के बीच में, सब बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सेम है। इसका मतलब जो भी बॉन्ड बनेगा वो इक्वल स्ट्रेंथ का होगा। तो यहाँ पे ए एंड ए, बी एंड बी टूटेगा, तो ए एंड बी ये बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जब ए एंड बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे सब अट्रैक्शन फोर्स सेम है, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इक्वली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब हुई ना तो रिलीज हुई। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गई, 0। तो बात समझ में आई कि अट्रैक्शन फोर्स सेम होना चाहिए, तब जाके हम आइडियल सॉल्यूशन बना सकेंगे। ठीक है, लिखेंगे इफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन A to B is nearly
इक्वल टू AA and BB, then solution, then ideal solution form, then ideal solution form। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब विच ऑबे राउट्स लॉ। कंडीशन मैंने बता दी कि जब दो कंपोनेंट को मिक्स करें तो ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। जब दो कंपोनेंट को मिक्स करें तो वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन फोर्स, जो नया अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है वो पहले जैसा ही होना चाहिए, ताकि बॉन्ड ब्रेक हो तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जब नया बॉन्ड बने तो उतनी ही एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। चलो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, थोड़े देखेंगे। देखो बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, ये होता है प्लस टॉल्यूएन। टॉल्यूएन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। फिर ये तो एक हो गया, फिर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला ये होता है प्लस ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला ये होता है Br। थोड़ा होता है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। फोर्थ है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। चलो, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो मिक्सचर है वो आइडियल है कि नहीं। तो देखो, आइडियल होने के लिए कंडीशन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट इक्वल होगा, ऐसा तो होता ही नहीं, लेकिन नियरली इक्वल होना चाहिए। तो ये नॉन पोलर कंपोनेंट है, ये भी नॉन पोलर कंपोनेंट है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। तो अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में क्या होता है, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। दूसरा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ CH2 का ही, तो डिफरेंस भी कम, मतलब मोलर मास भी कम। तो इसकी वजह से सेम नेचर और नियरली इक्वल अट्रैक्शन फोर्स इसके बीच में बनेगा। तो पहले तो कंपोनेंट दोनों ही सेम नेचर के होने चाहिए। यहाँ पे देखो, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो भी हैलोजन कंपाउंड है, ब्रोमो भी हैलोजन कंपाउंड है, तो नेचर तो दोनों का कैसा हो गया, सेम। और क्लोरीन के नीचे ही ब्रोमीन होता है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है। एन हेक्सेन 6 कार्बन, एन हेप्टेन 7 कार्बन, दोनों हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी ऑलमोस्ट सेम होगा। हाँ, लेकिन आप एन हेक्सेन के बाद एन ऑक्टेन सॉरी नॉन एन डेकेन नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स इक्वल नहीं होगा। उसी तरह क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, सेम क्लोरो ब्रोमो एक ही टाइप के। तो पहली बात ये समझो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम नेचर के होने चाहिए। ब्रोमीन ब्रोमीन, अगर फिनॉल OH है तो दोनों में OH ही होना चाहिए। बात समझ में आई कुछ? तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा इसका नेचर, और नेचर सेम होगा तब जाके वो क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपी करो। ओके, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो जो आइडियल नहीं होते, मतलब कि राउल्स लॉ को कॉपी नहीं करेंगे, वो नॉन आइडियल होते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, सॉल्यूशन विच डज नॉट ऑबे Raoult's law for entire range of
of concentration is known as नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसका मतलब कि राउट्स लॉ को ऑबे नहीं करता। तो ये जो भी सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, तो उसका वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर से, मतलब राउट्स के लॉ से कैलकुलेट करके मिलने वाला प्रेशर जो कि आइडियल प्रेशर होगा, आइडियल वेपर प्रेशर से या तो हायर या तो लोअर होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन is higher or lower than ideal pressure, ideal vapor pressure। आइडियल वेपर प्रेशर मतलब जो राउट्स के लॉ से कैलकुलेट करके मिलने वाला, इसका मतलब ये जो भी होगा या तो ज़्यादा या तो कम। तो अगर ये सॉल्यूशन हायर वेपर प्रेशर बता रहा है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, वो आइडियल सॉल्यूशन से, आइडियल वेपर प्रेशर से पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है। लेकिन अगर उसका वेपर प्रेशर कम है तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव डेविएशन बता रहा है। तो हम पहले दोनों को अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। चलो अब पहले समझेंगे पॉजिटिव डेविएशन कब बनता है, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे। देखो ये एक कंपोनेंट है, सपोज ए है, सपोज ये सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, और ये एक दूसरा कंपोनेंट है बी, सपोज ये सॉल्यूट है। दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, हमने आगे देखा ही है, इसमें किसके बीच में अट्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसमें किसके बीच में अट्रैक्शन होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब यहाँ पे जो भी नया अट्रैक्शन फोर्स होने वाला है वो किसके बीच में, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में, है कि नहीं। नया जो भी अट्रैक्शन फोर्स मिलने वाला है वो किसके बीच में होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में। इफ attraction force between solvent, ठीक है। दूसरा कौन सा है, attraction force between solute, है कि नहीं। तो हमारे पास ये और ये दोनों है, ये और ये दोनों है। अगर नया जो फोर्स मिलने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, या तो आप ए बी बोल सकते हो समझने के लिए। अगर ये नया अट्रैक्शन फोर्स ये दोनों के अट्रैक्शन फोर्स से कम हो, मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच में जो नया अट्रैक्शन फोर्स है वो वीकर देन ए एंड बी, है कि नहीं। तब जाके पॉजिटिव डेविएशन होगा। कैसे समझते हैं, सोचो, ए और ए बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन जब ए और बी मिलेगा तो अट्रैक्शन कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये ए एंड बी मतलब कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल गेट इजीली एक्सेप्टेड, बराबर, वो इजीली
सरफेस छोड़ के वेपर में चला जाएगा, इजीली एक्सेप्ट होगा। तो इजीली एक्सेप्ट होगा तो ऊपर वेपर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर आइडियल कंडीशन से तो ज़्यादा मिलने वाली है। तो इसका मतलब वो ज़्यादा है, मतलब कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आई कुछ? फिर से ए एंड ए के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, एक दूसरे के साथ भी कम हो जाता है, अपने आप भी कम हो जाएगा और एक दूसरे के साथ भी कम हो जाएगा। तो अब अट्रैक्शन कम मतलब वो इजीली एक दूसरे से अलग हो सकेंगे। तो इजीली वो लिक्विड को छोड़ के वेपर में चला जाएगा, तो वेपर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर वो आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा मिलेगा। तो तब जाके हमें पॉजिटिव डिवीजन देखने को मिलेगा। चलो बराबर समझो ये कब होगा और कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है तो देखो यहाँ पे देख लो, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, फिर से वही x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1। क्या होना चाहिए था, ये हमारा P1 ये ऐसा होता है, ये हमारा P02 बराबर, ये इस तरह से होना चाहिए और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, ये हमारा P होगा। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला क्या था, P1 इज इक्वल टू, बराबर ध्यान से देखो, P1 नॉट x1 होना चाहिए, है कि नहीं। फिर से P1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर राउट्स के लॉ को ओबे करता है तो ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, ये होना चाहिए। लेकिन होगा क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम होने की वजह से दोनों का वेपर बढ़ेगा, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से ये लाइन पे होना चाहिए, लेकिन बाय मिक्सिंग वो इससे ज़्यादा मिलेगा, मतलब ये यहाँ पे मिलेगा। समझो बराबर ध्यान से, एक्चुअली ये P1 है जो इतना होना चाहिए नहीं है, इसका मतलब P1 ग्रेटर देन क्या होगा, P1 नॉट x1 होता है। उसी तरह P2 इतना होना चाहिए लेकिन वो इतना नहीं होगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू, समझो ये कैलकुलेट वैल्यू है, सॉरी ये थियोरेटिकल वैल्यू है, कैलकुलेट वैल्यू, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू ये है। तो यहाँ पे P2 किससे ज़्यादा मिलेगा, थियोरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा मिलेगा। और ये दोनों अगर इंक्रीज़ हो जाए तो टोटल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाए, तो वेपर प्रेशर ये मिलेगा। इसका मतलब P ग्रेटर देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 होगा। ठीक है, तो ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के लिए एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। मतलब क्या, मतलब डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। समझेंगे कैसे ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम इज बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स तो हमने देख ही लिया। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ऐसा कब होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझो। एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, चलो इथेनॉल क्या होता है, अगर इथेनॉल है तो इथेनॉल में क्या अल्कोहल है ना, अल्कोहल है, इथेनॉल की जगह अल्कोहल ले लेते हैं।
तो अल्कोहल मतलब ROH, फिर ROH होता है, ठीक है। और उसमें पहले से ही कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, H बॉन्ड है कि नहीं, जो कि स्ट्रांग होता है। जबकि एसीटोन इस तरह से फॉर्मूला, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2, चलो लिख ही देता हूँ, C2H5, ये इथेनॉल है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हो गया CH3 एंड CH3, फिर से बराबर। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो होता है डाइपोल। कौन सा फोर्स होगा, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ये स्ट्रांग होता है, ये वीक होता है। अब दोनों को जब मिक्स किया जाए तब क्या होगा कि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एसीटोन का मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। समझो, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ जाएगा, एसीटोन का मॉलिक्यूल्स। तब होगा क्या, C2H5OH, फिर यहाँ पे OH और ये था C2H5। अब ये दोनों के बीच में एसीटोन का मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो अगर दोनों के बीच में एसीटोन का मॉलिक्यूल्स आ जाए तो समझो एट्रैक्शन फोर्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो तो ब्रेक हो गया। अब फोर्स किसके बीच में है, इसके बीच में। तो ये जो नया फोर्स होता है वो वीकर होता है। ये जो नया फोर्स बनेगा वो वीकर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होता है। डाइपोल वीक होता है। जब ये दोनों के बीच में आएगा तो ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और जो नया बॉन्ड बनेगा वो वीकर बनेगा। तो बॉन्ड वीकर बना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अब ये मॉलिक्यूल्स इजीली एक दूसरे से अलग होके वेपर में चले जाएंगे और वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बात समझ में आई, नया बॉन्ड वीक हो रहा है। अब ये क्यों होता है, सोचो। डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी रिलीज हो रही है, समझो बराबर। इसका मीनिंग होता है रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी हमारी एक्सोथर्मिक। ध्यान से देखो क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो समझो ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड टूट रहा है और वीक बॉन्ड बन रहा है। मैंने क्या बताया था, बॉन्ड तोड़ने के लिए रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। हाँ देखो, स्ट्रांग बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वीक बॉन्ड बन रहा है, तो स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, लेकिन जब वीक बॉन्ड बनेगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी तो रिलीज नहीं हो रही, उससे कम हो रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी। इसका मतलब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एसीटोन एंड कार्बन डाई सल्फाइड, मतलब CH2। ये दोनों के बीच में भी एट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें भी कौन से डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन।